ध्वनि की चाल देख लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल उसके माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी और उसके घनत्व पे निर्भर करती है कि वो जो माध्यम है वो कितना इलास्टिक है और कितना ज्यादा उसका घनत्व है। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल देख लेते हैं। ये माध्यम है और ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में, वो भी कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होती है। तो जो वायु में ध्वनि की चाल होती है कितना होती है, 332 मीटर पर सेकंड। तो वायु में 332, हाइड्रोजन में 1269, हाइड्रोजन में 1269 और वायु में 332। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड में 260, ये भी प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी होती है ध्वनि की चाल, 260। भाप में कितना होता है, 405, भाप में 405। अल्कोहल में 1213, अल्कोहल में 1213। वहीं जल में 1483, जल में 1483 और समुद्र जल में 1533। इसलिए क्योंकि जो माध्यम जितना ही सघन होगा, जितना ही उसका घनत्व ज्यादा होगा, उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि ध्वनि की चाल घनत्व पे निर्भर करती है और प्रत्यास्थता पे। तो जो समुद्र जल है उसमें नमक होती है, तो जब नमक है तो वो ज्यादा ही क्या है, गाढ़ा है, तो गाढ़ा है तो उसमें क्या हो जाएगा, घनत्व तो उसका ज्यादा हो जाएगा और उसमें ज्यादा होगी ध्वनि की चाल 1533 और जल में हो जाएगी थोड़ा कम 1483। तो जल में 1483 और समुद्री जल में 1533, अल्कोहल में 1213। नेक्स्ट है पारा। तो पारा में कितना हो जाएगा, 1450, अर्थात जो पारा होता है वो जल से भी कम उसका घनत्व होता है। तो इसमें हो गया 1450, पारा में 1450। लोहा में कितना है, तो 5130, लोहा में 5130 और लोहा से भी ज्यादा कांच में होता है, कितना होता है, 5640। और सबसे ज्यादा जो ध्वनि है वो कहाँ जा रही है, किसमें, तो 6420 एल्यूमिनियम में। फिर से देख लेते हैं। तो वायु में इस बार बिना देखे कोशिश कीजिएगा आप लोग बताने का। तो वायु में कितना होती है, वायु में 332। हाइड्रोजन में कितना होती है, तो हाइड्रोजन में 1269। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होती है, तो 260। भाप में कितना होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 405। अल्कोहल में कितना होती है, तो 1213। जल में कितना होता है, तो जल में 1483। वही समुद्री जल में कितना होता है, तो समुद्र जल में 1533। और पारा में कितना होता है, तो पारा में होता है 1450 होता है। लोहा में कितना होता है, तो लोहा में होता है 5130। और कांच में कितना होता है, तो कांच में होता है 5640 और एल्यूमिनियम में 6420। आगे देखते हैं। तो ध्वनि की जो चाल है वो सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक ठोस में होती है और उसके बाद द्रव में और उसके बाद फिर गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। वहीं ध्वनि की चाल जो होती है 1483 प्रति मीटर सेकंड होती है जल में। लोहे में कितना होगा, तो 5130 होगा, लोहे में 5130 होता है। एल्यूमिनियम में कितना होता है, तो 6420 होता है। और फिर कांच में कितना होता है, तो 5640। आगे देखते हैं। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल जो होती है, तरंग दैर्घ्य, वो बदल जाती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल भी बदलती है और उसका वेवलेंथ भी बदल जाता है, जबकि उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ध्वनि को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाया जाता है या फिर वो जाता है तो उसकी क्या नहीं बदलती, तो उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो नहीं बदलती है, परंतु ध्वनि की जो तरंगदैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है और उसकी जो चाल होती है वो दोनों बदल जाती है। आगे देखते हैं कि किसी माध्यम में निष्ठ है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव देखते हैं कि ध्वनि की चाल पे दाब का क्या प्रभाव है। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ध्वनि सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, उस माध्यम की प्रत्यास्थता पे, इलास्टिसिटी पे और उस माध्यम के घनत्व पे निर्भर करता है। तो उस पर दाब का प्रभाव तो कुछ पड़ेगा ही नहीं। और दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है। ध्वनि की जो
फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उसके स्रोत पे, जहाँ से वो ध्वनि निकल रही है उस पे डिपेंड करती है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है ये ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव देख लेते हैं। तो ध्वनि की चाल पे ताप का प्रभाव पड़ता है, तो माध्यम का जब ताप बढ़ा दिया जाता है किसी भी माध्यम का, तो इसमें ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जो इलास्टिसिटी होती है वो ताप से चेंज होती रहती है। तो जब ताप बढ़ाया जाएगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, और वायु में जो होती है प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल कितनी बढ़ेगी, तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जब ध्वनि की चाल 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है वायु में, मतलब कि ऐसा नहीं कि ठोस में, वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड इसका ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं हम कि ध्वनि की जो चाल है वो चाल पे आर्द्रता का प्रभाव क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि की चाल पे आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी होती है उसका क्या इफेक्ट है। तो आर्द्रता का प्रभाव देखते हैं, तो जब नमी युक्त वायु होती है ना उसका घनत्व क्या होती है, शुष्क, क्योंकि घनत्व पर तो चाल निर्भर करता है। तो जो नमी युक्त वायु होती है तो उसका घनत्व क्या होता है, शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। तो आर्द्र जब वायु है तो वो क्या होगी, उसका घनत्व क्या होता है, वो ये जो पॉइंट है ना कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि नमी युक्त है अर्थात कि जो वायु के जो पार्टिकल्स होंगे उसमें, तो ऐसे इन जनरल हम लोग यही सोचेंगे ना कि इसमें जो होती है पार्टिकल्स में क्या होती है, नमी होगी अर्थात पानी की मात्रा होंगे। तो पानी की मात्रा होंगे तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, m/v। तो मास तो ज़्यादा होगा, तो मास ज़्यादा जब होगा और सेम हम अमाउंट में वॉल्यूम ले रहे हैं दोनों का, अर्थात सेम अमाउंट में ले रहे हैं, तो फिर इसका ज़्यादा होना चाहिए घनत्व। पर ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो मास होती है ना, तो जैसे कि हम मान लीजिए 1 लीटर ले लिए वायु, तो 1 लीटर वायु में जो पानी वाले जो कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी संख्या थोड़ा कमी होती है। मतलब पूरे पार्टिकल जो भी एक लिए एक वॉल्यूम ले लिया आदमी 1 लीटर का, तो उसमें सारे पार्टिकल्स में पानी नहीं रहते हैं, कुछ पार्टिकल्स में ही पानी होते हैं। और जो ड्राई एयर होता है उसमें तो किसी एयर में किसी पार्टिकल में नहीं होती है पानी। तो इसलिए क्या होते हैं कि जो ये मान लीजिए कि ड्राई एयर ले लिए हम लोग, ड्राई, और यहाँ हो गया नमी युक्त वाला हो गया, नमी युक्त वाला हो गया। तो इसमें जो पार्टिकल होंगे थोड़ा सा क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इसमें कुछ ही पार्टिकल होते हैं जिसमें पानी होता है, और इसमें क्या होते हैं, एक भी पार्टिकल में पानी नहीं होता है। तो जब एक भी पार्टिकल में इसमें पानी नहीं होगा ड्राई में, तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सघन होते हैं, तो बहुत पास पास होते हैं, तो इनकी क्या होती है, संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसमें क्या होता है, कुछ में पानी होता है, इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में विरल होते हैं। तो इनका वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन मास में क्या हो गया, ओवरऑल क्या हो गया, तो इनका जितना लिया गया है, जितना सा इनका सेम अगर वॉल्यूम लिया गया है, तो इसमें पार्टिकल की संख्या ज़्यादा होने के कारण इनकी डेंसिटी मास जो होती है इसके मास को ओवरकम कर देती है, अर्थात ये ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनकी संख्या कम रहती है और इनके मास जो पानी की वजह से मास बढ़ता है वो उतना नहीं बढ़ता है कि इनको ओवरकम कर पाए। इसलिए नमी युक्त जो वायु है उसका घनत्व क्या होती है, हमेशा कम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ध्वनि की चाल पे आर्द्रता का प्रभाव हो गया। आगे देखते हैं ध्वनि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ध्वनि के लक्षण देख लेते हैं। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, जिनमें से पहला होती है प्रबलता, दूसरा तारत्व और तीसरा क्या होती है, गुणता। तो प्रबलता, तारत्व और गुणता के आधार पे ध्वनि जो होती है 3 भाग में बटी हुई होती है। जो प्रबलता होती है उसको देखते हैं हम। तो प्रबलता, जिसको इंग्लिश में लाउडनेस बोलते हैं, प्रबलता ध्वनि का वह विलक्षण है, वो गुण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता का स्तर व्यक्त करने के लिए मात्रक का जो यूज होता है उसका नाम क्या है, फोन है। तो ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस, जिससे पता चलता है कि कोई ध्वनि कितना तेज है, कितना स्लो है, कितना तेजी सुनाई दे रही है, कितना स्लो सुनाई दे रही है, तो उससे पता चलती है लाउडनेस से, प्रबलता से। और उसका मात्रक क्या होती है, तो फोन होती है। आगे देखते हैं, सेकंड है तारत्व या पिच। तो तारत्व या पिच को देख लेते हैं हम। तारत्व जो है वो ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व जो पिच होता है वो क्या होता है, तो ध्वनि का
ध्वनि का वह लक्षण होता है जिससे ध्वनि को मोटी, ग्रीव या पतली श्रील कहा जाता है। तो जो तारत्व होता है वो आवृत्ति पे निर्भर करता है, और ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है, और ध्वनि जो पतली होती है, श्रील होती है, तो वही आवृत्ति क्या होती है, उसकी कम हो जाती है, और तारत्व कम होता है, ध्वनि मोटी हो जाती है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो तारत्व होती है, पिच होती है, वो ध्वनि का, उससे क्या पता चलता है कि ध्वनि का जो सुनने में कैसा लग रहा है, मोटा लग रहा है, उसका आवाज पतला है, सुरीला है, या फिर थोड़ा सा कड़वा आवाज है। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, पिच भी ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जो पिच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो फ्रीक्वेंसी के। तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जो आवाज है जो सुनाई देता है वो तारत्व उसका जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। तो ध्वनि का तारत्व बहुत पतला हो जाएगा और बहुत पतला उसकी आवाज सुनाई। और जब आवृत्ति क्या होगी, कम हो जाएगी, तो उसका तारत्व भी कम हो जाएगा, और आवाज जो है भद्दी सुनाई देगी, बहुत सुरीली सुनाई नहीं देगी। आगे देखते हैं हम गुणता। तो क्वालिटी क्या है, ध्वनि की क्वालिटी क्या है, उसकी गुणता क्या है। तो ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। तो क्वालिटी है, जो गुणता है वो क्या है, तो वह जिसके कारण ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि की जो प्रबलता है उसके समान तारत्व पिच है, उनकी ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, और उसी को गुणता कहा जाता है। ध्वनि की जो गुणता होती है उस सनादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो गुणता है, क्वालिटी है, वो समान प्रबलता और समान तरत्व की ध्वनि, मतलब अर्थात कि कोई ध्वनि है उसमें समान लाउडनेस है, मतलब समान जोर से आ रही है चाहे समान धीरे से आ रही है, उसका समान पिच है, तरत्व है, तो उसमें भी हमको अगर डिफरेंस करना है कि कौन सा ध्वनि दूसरे स्रोत से कौन सा दूसरे, तो उनकी गुणता की वजह से अंतर किया जाता है, और ये स्वरों की संख्या और अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता क्या है, इसको देख लेते हैं। इंटेंसिटी क्या है जिसकी वजह से गुणता डिसाइड होता है ध्वनि का। तो माध्यम की किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। अर्थात ध्वनि का ये माध्यम है, तो एक यहाँ पे किसी पॉइंट पे क्या होगी, इसका यहाँ पे एरिया निकाल लिए, तो उस एरिया में 1 सेकेंड में कितना उसके लंबवत गुजर रही है किरण, मतलब कितना रेखा गुजर रही है। तो इधर से ध्वनि अगर जा रही है तो इसके तो लंबवत ही हुई ना, ये जो सरफेस है, तो उस इकाई क्षेत्रफल एरिया के एकांक सरफेस पे कितने किरण 1 सेकंड में जाएगी, ध्वनि की तरंग जाएगी, तो वही होती है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक क्या होता है, बेल होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है बेल, और ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त होता है, और बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल होता है। तो बेल जो होती है वो बड़ी मात्रक होती है, और व्यवहार में क्या होती है, यूज में जो होती है वो डेसिबल होता है, और जो बेल का 10वां भाग है, तो डेसिबल है, डेसी तो 10 होता ही है, डेसी से 10 ही होता है, तो बेल का 10वां भाग को डेसिबल कहा जाता है। आगे देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो स्रोत से दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यहाँ से कोई ध्वनि निकल रही है तो इसका दूरी जहाँ पे जा रही है यहाँ तक, तो इसका दूरी मान लीजिए r है, तो r के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी क्या, व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है इंटेंसिटी। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, तो उसकी दूरी की व्युत्क्रमानुपाती है, और वहीं आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली हो गया, r स्क्वायर के इनवर्सली हो गया, और आवृत्ति के भी अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर।
जो आई इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, परंतु जो डिस्टेंस है उसके 1 बटा करके व्युत्क्रमानुपाती होती है। और माध्यम के जो घनत्व है उसकी भी अनुक्रमानुपाती होती है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी भी होता है। सिर्फ दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, सबके अनुक्रमानुपाती होती है। इंटेंसिटी आगे देखते हैं हम। तो अनुमानित जो शोर के स्तर है उसको दिया गया है कि शांत क्षेत्र है तो वहाँ पे शोर कितना है 50 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल। तो मतलब इतना अनुमति दिया गया है कि इतना ही स्तर तक ध्वनि बजाया जा सकता है। तो जैसे कि शांत एरिया है तो वहाँ पे ध्वनि 50 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो रेसिडेंशियल एरिया है, आवासीय क्षेत्र है, तो वहाँ भी 55 डेसिबल तक ही होना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल तक ही अलाउ है। तो शांत में 50, आवासीय में 5 ज़्यादा हो गया 55, शांत क्षेत्र 50, आवासीय क्षेत्र 55, व्यापारिक क्षेत्र 65 और औद्योगिक क्षेत्र 70 डेसिबल ही अलाउ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य की जो अधिकतम श्रव्यता सीमा होती है वो 95 डेसिबल होती है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा होती है 95 डेसिबल होती है और इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो मनुष्य सिर्फ 95 डेसिबल की तक ही सीमा उसकी होती है और इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन पाता है। आगे देखते हैं। तो प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध। प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में क्या संबंध है? तो प्रबलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉग आई के। आई डिनोट करता है इंटेंसिटी को। तो प्रबलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग आई के, और जहां आई क्या है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। आगे देखते हैं। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर क्या है? तो प्रबलता जो होती है ध्वनि का वह विलक्षण है, वह गुण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, लाउडनेस जो होती है। वहीं जबकि ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तो तीव्रता होती है ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है, अर्थात यह ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड होकर गुजरती है। अर्थात ये उसकी तीव्रता बताती है, उसकी ऊर्जा को बताती है, जो 1 सेकंड में कितना उसकी ऊर्जा से वो पार कर रही है, और ये उसके गुण को बताती है कि कितना तेज सुनाई दे रहा है और कितना मध्यम। सेकेंड है कि प्रबलता जो होती है, लाउडनेस होती है, वो चेतना संबंधी है, जब क्योंकि सुनने के बाद पता चलता है कि वो ज्यादा प्रबल है, ज्यादा कम है। जबकि ध्वनि की तीव्रता जो होती है वस्तुनिष्ठ होती है। वो आगे देखते हैं कि प्रबलता को मापा नहीं जा सकता, उसको सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, चेतना किया जा सकता है, परंतु जो ध्वनि की तीव्रता है उसको मापा जा सकता है। प्रबलता सुनने वाले के कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है, वहीं जो ध्वनि की तीव्रता है वो सुनने वाले के कान की सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। आगे देखते हैं। तो ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है, और दूसरी ओर जो प्रबलता है उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो सुग्राही शक्ति है कान का वो अलग अलग होता है। तो किसी व्यक्ति को उसका आवाज डिफरेंट लगेगा और किसी को थोड़ा और डिफरेंट लगेगा, परंतु उसका प्रबलता उसका तीव्रता नापा जाए तो वो सेम होता है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं। प्रतिध्वनि या इको क्या होती है? तो जब ध्वनि होती है, ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी ढेर, टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित हो जाती है, तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है ये जो प्रतिध्वनि है सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह, श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी 17 मीटर या 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर या 16.6 मीटर दूर होना चाहिए, और कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो जो प्रतिध्वनि है वह श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर या 16.6 मीटर होना चाहिए, वहीं कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड रहता है। यदि ध्वनि तरंगे जो होती हैं किसी दृढ़ सतह से टकरा कर परावर्तित होती हैं तो
ध्वनि की कला फेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि ध्वनि तरंगे किसी सतह से टकरा करके परावर्तित होती है तो उसकी जो कला होती है, उसकी जो फेज होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखते हैं ध्वनि का अपवर्तन। तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। तो ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है क्योंकि ध्वनि का अपवर्तन रात में ज्यादा होता है। आगे देखते हैं ध्वनि का अनुरणन या रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन जो है क्या है या अनुरणन क्या है? तो किसी बड़े हॉल में जब उत्पन्न होने वाली ध्वनि होती है वो दीवारों से बार बार परावर्तित होकर के काफी समय तक बनी रहती है और जिसके कारण से बहुत ज्यादा गूंजता भी है। तो यह बार बार जब परावर्तन होती है जिसके कारण ध्वनि का अस्थायित्व होता है वह अनुरणन कहलाता है। तो जो ध्वनि बार बार टकरा करके गूंजने लगती है वही ध्वनि का अनुरणन कहलाता है और यह अवांछनीय होता है क्योंकि अत्यधिक अनुरणन के कारण जो ध्वनि होती है स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। क्योंकि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो पहला वाला तो गूंज ही रहा था, तो आप कुछ और बोल दिए फिर वो भी गूंजेगा, फिर और गूंजेगा, तो वो उसकी वजह से क्या होती है ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। अनुरणन जो होती है बहुत कम मात्रा में हो तो ठीक लगता है ध्वनि, पर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अनुरणन जो है वो कम करने के निम्न उपाय हैं, जैसे कि पहला है कि भवनों की जो छतें हैं और दीवारें हैं तो उन पे क्या होना चाहिए, ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगा देने चाहिए। जैसे कि ध्वनि अवशोषक पदार्थ कौन है, तो जैसे कि संपीडित फाइबर। तो संपीडित फाइबर बोर्ड लगाने से भी ध्वनि क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी। उसके अलावा खुरदरे प्लास्टर होना चाहिए, जो प्लास्टर किया गया है उसके दीवार अच्छा आता है तो खुरदरे होना चाहिए, और या फिर वहां पे पर्दे लगा देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि सीटों की जो है सीट है उसके पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पे करना चाहिए, और जो बैठने वाला सीट होते हैं उनके भी ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पे करने चाहिए। रिवर्बरेशन के बाद आप देख लेते हैं हम लोग रिजोनेंस। तो अनुरणन खत्म हो गया जो गूंजता है जैसे हॉल वगैरह में, उसके बाद है अनुनाद। क्या होती है रिजोनेंस, क्या होती है ध्वनि की? तो जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है। जब कोई वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक जो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो तो स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु जो होती है बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है और इसी घटना को अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। फिर से देख लेते हैं कि अगर कोई वस्तु है उसके कंपनों की जो स्वाभाविक आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि पुल पे, ये पुल है उस पे सैनिक जा रहे हैं और कदम ताल मिला रहे हैं तो पुल गिर जाती है, तो उसका रीजन क्या है, रेजोनेंस ही, अनुनाद ही। क्योंकि इस जो पुल का जो कंपन है अर्थात अर्थात कि पुल का जो कंपन है उसके जो नेचुरल कंपन है अर्थात स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल, जैसे कि उस पर कोई चल रहा है तो जो सैनिक या सेना जा रही है तो उसके बल और भी अपना सेम होता है ना कि एक साथ पैर उठाना रखना, जो सेम लिफ्ट अप डाउन करके जा रहा है तो उनकी फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है। अर्थात कि जो वस्तु है जिस पर आप चल रहे हैं, सरफेस है, और फिर जो चालक दल है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो उस स्थिति में क्या हो जाती है कि जो एम्पलीट्यूड होती है वो बहुत अधिक एम्पलीट्यूड से कंपन करने लगती है। एम्पलीट्यूड क्या होती है, जैसे कोई तरंग ऐसे जा रहा है तो इसकी जो मैक्सिमम लंबाई मिड पॉइंट, जो मीन पॉइंट होती है, साम्यावस्था होती है, उसके किसी भी साइड जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है तो वही तो उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो ये क्या होती है, जब दोनों मर्ज हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड के साथ ये कंपन करना, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे अप डाउन करेगा। तो इसी घटना का अनुनाद कहते हैं। जब ये दोनों का मर्ज होकर ज़्यादा हिलने लगेगा पुल, तो ज़्यादा हिलेगा पुल तो ऑफकोर्स गिर जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है ध्वनि का व्यतिकरण। तो ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड देख लेते हैं। तो जब समान आवृत्ति, जब सेम फ्रीक्वेंसी और आयाम एम्पलीट्यूड दोनों की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उस बिंदु पे क्या होगी, ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। और समान एम्पलीट्यूड और समान फ्रीक्वेंसी की जब दो ध्वनि तरंगे किसी पॉइंट में, तो यहाँ से आके यहाँ पे कुछ दो ध्वनि तरंगे मिल रही हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड समान है, तो इन दोनों का अब इस दोनों का जो ऊर्जा था अब दोनों आपस में एक दूसरे को
आदान प्रदान कर देती हैं। तो इसी घटना को क्या हो जाता है, ध्वनि का व्यतिकरण हो जाता है। तो यहाँ पे जब मिलती हैं दोनों, और लेकिन उनका एक शर्त है कि दोनों सेम डिफरेंट रहेगा फ्रीक्वेंसी में, तो ऐसा नहीं होगा। सेम इसका फ्रीक्वेंसी, इसका भी सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम, इसका भी सेम होना चाहिए, तब जाके इन ध्वनि का व्यतिकरण होता है। यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला, एक ही फेज में पहुंचती हैं, तो वहाँ ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। तो जब दोनों एक ही फेज में, मतलब एक ही जैसे कैसे जा रहा है, तो एक ही फेज यहाँ पे है, तो वो भी सेकेंड वाला भी आके वहीं पर पहुंच गया, अर्थात तो एक दूसरे को ऊपर आ गए वो। तो उनका क्या हो जाएगा, जो तीव्रता हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे कि ये ऐसे जा रहा है, तो एक हो गया कि इधर से नीचे से आके मिल रहा है, एक नहीं सेम इसी जगह पे आके मिल रहा है, तो उसी पर डबल हो गया। तो डबल हो जाएगा तो उसका तीव्रता बढ़ ही जाएगा ना, तो तीव्रता बढ़ जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, समपोषी या कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण बोला जाता है। और उसका इंटेंसिटी ज्यादा हो जाता है। इंटेंसिटी तो ऊर्जा का ही मात्रक है, इकाई एरिया में जो ऊर्जा निकलती है 1 सेकंड में, वही तो है। तो इंटेंसिटी अधिकतम हो जाएगी, अर्थात और साउंड तेज हो जाएगा, समपोषी कंस्ट्रक्शन होगा। और यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती हैं, तो वहां पे तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, और इसे विनाशी या डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। आगे देखते हैं ध्वनि का विवर्तन। तो ध्वनि का विवर्तन क्या है, ध्वनि का व्यतिकरण देख लिए थे हम लोग। डिफ्रैक्शन क्या था, इंग्लिश इंटरफेरेंस था। तो व्यतिकरण का इंग्लिश होता है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, और वहीं विवर्तन का इंग्लिश होता है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो ध्वनि का जो तरंग दैर्घ्य होती है उसका 1 मीटर की कोटि का होता है। ध्वनि का जो तरंग दैर्घ्य 1 मीटर के कोटि का है। अतः जब इस कोटि का कोई भी अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है, तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़ करके आगे बढ़ जाती है, और इस घटना को ध्वनि का क्या कहा जाता है, विवर्तन। तो अगर ध्वनि का तरंग दैर्घ्य जो होती है उसका 1 मीटर का कोटि होता है, अर्थात कि जब 1 मीटर का कोई अवरोध ध्वनि जा रहा है और उसके बीच में कोई अवरोध आ गया, तो ध्वनि उसको पार न करके उसको धीरे से मुड़ करके चल जाती है। और ये मुड़ करके जाना ही ध्वनि का क्या कहलाता है, ये ध्वनि मुड़ करके जो जा रही है यहाँ से, तो इसको ही क्या बोला जाएगा, ध्वनि का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। आगे देखते हैं आप अप्रगामी तरंग क्या होती है, स्टेशनरी वेव क्या होती है, इसको देख लेते हैं। अप्रगामी तरंग या स्टेशनरी वेव क्या है, तो ये वैसी तरंग है जो अपने ही स्थान पे फैलती है और सिकुड़ती है। एक ही जगह पे फैल रही है, सिकुड़ रही है, तो वो होगी अप्रगामी तरंग, लेकिन आगे नहीं बढ़ती है। ऐसी तरंग को क्या बोला जाता है, अप्रगामी तरंग। आगे देखते हैं कि अप्रगामी तरंग जो होती है उसकी विशेषता यह है कि जहाँ पे कंपन की तीव्रता महत्तम होती है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कंपन हो रही है, तो वहाँ पे एंटी नोड का निर्माण होता है। जहाँ कंपन बहुत ज्यादा होती है तो वहाँ एंटी नोड का निर्माण होता है, और तथा जहाँ पे कंपन की तीव्रता शून्य होती है वहाँ पे नोड का निर्माण होता है। तो जो कंपन बहुत कम होता है अर्थात न के बराबर होती है, शून्य होती है, वहाँ पे नोड का निर्माण होता है, और जहाँ बहुत ज्यादा कंपन होती है वहाँ एंटी नोड बनता है। ये जो अप्रगामी तरंग है, स्टेशनरी वेव है, यह तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती है, क्योंकि ये तो इधर से उधर जा ही नहीं, स्थानांतरण कर नहीं रहे, एक ही जगह पे है, तो ये ऊर्जा का वहन नहीं करती है। 2 लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी को λ/2 से डिनोट किया जाता है। तो जब 2 लगातार नोड और 2 एंटी नोड के बीच का एक नोड और उसके बाद एक एंटी नोड आएगा, अर्थात जब एकदम शून्य हो जाएगा उसका कंपन और एक बहुत ज्यादा होगा, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो λ/2 होती है। और लगातार 2 नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है, जहाँ पर लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। आगे देखते हैं कि वह तरंग जो आगे बढ़ती है प्रगामी तरंग कहलाती है। तो जो नहीं बढ़ती है वो अप्रगामी तरंग, और जो बढ़ती है वो प्रगामी तरंग कहलाती है, और वह तरंग अपने साथ ऊर्जा को भी वहन करती है। आगे देखते हैं ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप क्या है, ऑर्गन नली क्या है, इसको जानते हैं। ऑर्गन पाइप जो है ऑर्गन नली है। ऑर्गन पाइप एक प्रकार का पाइप है जहाँ पे ध्वनि की जो होती है उत्पत्ति होती है वो वायु के कंपन के कारण होती है। तो ऑर्गन पाइप एक प्रकार का पाइप है, यहाँ पे ध्वनि की उत्पत्ति वहाँ के वायु की कंपन के कारण होती है। ऑर्गन नली में देख लेते हैं। तो ऑर्गन नली या ऑर्गन पाइप जो है, ऑर्गन पाइप एक प्रकार का पाइप है, यहाँ पे ध्वनि की उत्पत्ति वायु की कंपन के कारण होती है। ऑर्गन नली में जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसकी फ्रीक्वेंसी n होती है। तो फ्रीक्वेंसी n बराबर क्या होता है,
ध्वनि का वेग जिसको v से डिनोट किया जाता है बटा में ध्वनि का तरंग दैर्घ्य जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो ध्वनि का वेग v बटा में ध्वनि का तरंग दैर्घ्य लैम्डा अर्थात n बराबर v बटा में लैम्डा और v बराबर n लैम्डा, वो तो ऐसे भी ओवरऑल होता है। तो आर्गन नली जो होती है वो दो प्रकार की होती है। आर्गन नली दो प्रकार की होती है। पहला होता है खुला आर्गन पाइप ओपन आर्गन पाइप और दूसरा होता है बंद आर्गन पाइप अर्थात क्लोज्ड आर्गन पाइप। तो जो खुला आर्गन पाइप है उसको देखते हैं। इसमें क्या होती है, तो दोनों सिरे जो होते हैं इसमें खुले हुए रहते हैं और दोनों सिरे पे एंटी नोड का निर्माण होता है। बंद आर्गन पाइप में क्या होता है कि इसमें एक सिरा बंद होता है और दूसरा सिरा खुला रहता है और जो सिरा बंद रहता है ना वहाँ पे नोड बनता है और जो खुला रहता है वहाँ पे एंटी नोड बनता है। सेकेंड पॉइंट है कि जो ओपन आर्गन पाइप है वहाँ की ध्वनि जो होती है क्या होती है, सुरीली होती है, क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों सन्नादी हार्मोनिक होते हैं। तो सम विषम जहाँ दोनों रहेंगे वहाँ पे क्या होगी, आवाज सुरीली होगी। तो ओपन आर्गन पाइप में आवाज सुरीली होती है, जबकि जो क्लोज्ड आर्गन पाइप है उसमें उसकी ध्वनि जो होती है थोड़ा कम सुरीली होती है, क्योंकि इसमें केवल विषम हार्मोनिक संवादी ही होते हैं, क्योंकि एक सिरा बंद होता है इसकी वजह से सिर्फ इसमें विषम रहते हैं, सम नहीं, इसलिए इनकी आवाज होती है थोड़ा कम सुरीली होती है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर का प्रभाव। तो इससे क्वेश्चन पूछता है डॉपलर का प्रभाव क्या है। तो जब कोई ध्वनि का स्रोत जो है और श्रोता उनके बीच में अपेक्षित गति होती है, जैसे कि ट्रेन है, आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो श्रोता जो सुन रहा है ट्रेन आ रही है तो जा रही है चाहे जो भी करे, तो उन दोनों के बीच में अपेक्षित गति हो रही है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होती है, जो श्रोता होती है ना उसको ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वास्तविक फ्रीक्वेंसी से थोड़ा अलग सुनाई पड़ती है और इसे ही डॉपलर का प्रभाव कहते हैं हम। ऐसे नहीं होता है कि जो साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, परंतु जब वो गति कर रही है ना, सामने वाला साउंड देने वाला गति कर रहा है, श्रोता जो सोर्स है तो वो क्या कर रहा है, स्रोत जो है वो गति कर रहा है। तो गति की वजह से क्या हो रहा है ना कि सुनने वाले के कान में उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अलग अलग सुनाई दे रही है, उसकी दूरी जैसे जैसे बढ़ रही है या फिर पास आ रही है। तो इसे ही क्या बोला जाता है, डॉपलर का प्रभाव। आगे देखते हैं मैक संख्या। तो मैक संख्या क्या है, तो किसी माध्यम में अगर कोई पिंड है उसकी चाल और उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थिति में, अर्थात जैसे कि ताप अभी कितना है 1 डिग्री है, मान लीजिए कि 20 डिग्री ताप है और दाब कितना है मात्र 1 डिग्री है। तो 20 डिग्री टेम्परेचर और 1 डिग्री दाब प्रेशर पे जब माध्यम में जो पिंड की चाल होती है उसी 20 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री दाब पर भी ध्वनि की चाल जो होगी उसी माध्यम में उनके अनुपात को उस वस्तु का उस माध्यम में क्या बोला जाता है, मैक संख्या बोला जाता है। जैसे कि ध्वनि की चाल मान लीजिए किसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है, तो ये है 332 मीटर प्रति सेकेंड है वायु में, और वायु में वायुवान जा रही है, ठीक। तो वायुवान जा रही है उसकी भी कुछ चाल होगी, कितनों कुछ हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो उन दोनों का क्या करेंगे, जो भी मीटर प्रति सेकेंड होगा कुछ XYZ ले लेते हैं, तो XYZ और जो इसका चाल होगा ध्वनि का 332, उन दोनों का अनुपात निकालते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, मैक संख्या। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि इनका जो अनुपात निकालेंगे ना, अर्थात जो डिवीजन किया जाएगा, भागा दिया जाएगा, तो वो 1 से ज्यादा आ जाएगा। मतलब कि वो 1 से ज्यादा आने का अर्थ क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि 332 ध्वनि की चाल है, अगर ध्वनि की चाल के बराबर गति से ही कोई वायुयान उड़ रहा है तो दोनों को भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो और उससे ज्यादा होना चाहिए था, 332 से ज्यादा मीटर प्रति सेकंड से स्पीड में उड़ना चाहिए, तब जाके 1 से ज्यादा आएगा। तो 1 से ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, पिंड की जो चाल है वो पराध्वनिक है, सुपरसोनिक कहलाती है। ऐसी कंडीशन में पिंड की चाल क्या कहलाती है, सुपरसोनिक कहलाती है। अर्थात ध्वनि की चाल से भी उसका ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो सुपरसोनिक होगी। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है, अर्थात कि ध्वनि की चाल के 5 गुना से भी ज्यादा स्पीड में उड़ रहा है, तब क्या हो जाएगा, तब ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक होगी, अर्थात हाइपरसोनिक हो जाएगी। तब उसको क्या बोला जाएगा, हाइपर। तो 1 से ज्यादा हो जाएगा तो सुपरसोनिक, और वहीं ध्वनि के चाल के 5 गुना से भी ज्यादा है तो भाई वो हो जाएगी हाइपरसोनिक। आगे देखते हैं प्रघाती तरंग क्या होती है, शॉक वेव क्या होती है। प्रघाती तरंग अर्थात की शॉक वेव। तो शॉक वेव क्या होती है, जब पिंड की जो चाल होगी वो पराध्वनिक हो जाती है,
अर्थात कि पराध्वनिक मतलब सुपरसोनिक हो जाती है। तो वह अपनी पीछे जो माध्यम में क्या होती है, शंक्वाकार विक्षोभ को छोड़ती है और इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। हम लोग पहले चाबी भी कभी कभी शाम वाम में देखने पर देखता है आसमान में पीछे धुआं धुआं, जैसे कोई रॉकेट जा रहा होता है तो उसके पीछे धुआं धुआं जैसा एक लकीर बनते जाता है। तो वही क्या होती है, वो पराध्वनिक चाल से जाती है पिंड और उसके पीछे एक शंक्वाकार विक्षोभ बन जाता है और जो धुआं धुआं निकलता है वही उसी को क्या बोला जाता है, शॉक वेव्स या प्रघाती तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है उष्मा 13 नंबर। तो इस उष्मा को हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में, मतलब अगले वीडियो में, अगले क्लास में देखेंगे। और इसको अभी पे यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।